पाकिस्तान में एक नया राग आलापा जा रहा है। सूबे सूबे, कभी सिंध को तोड़कर कराची सूबा बनाने की बात हो रही है, कभी गवादर को भी वफाक के हवाले करने की बात हो रही है। सूबे सूबे की बात, एक तरफ कराची को सूबा बना दो, दूसरी तरफ सिंधु देश बना दो, कहीं हज़ारा सूबा बना दो, कहीं सराइकी सूबा बना दो, कहीं क्या सूबे बना दो। पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसाइल है उस पर बात होने के बजाय हमें किसी और तरफ क्यों धकेला जाता है। आज इस पर संजीदा होकर बात करेंगे। और कराची तो है ही सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया को कौन नोचना चाहता है, आज इस पर करी बात होगी। कायम खानी साहब, सूबे सूबे कराची को सूबा बना दो, ये काफ़ी अरसे से 2-3 दहाइयों से मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, कराची को सूबा बना दो। अब तो 18वीं तरमीम को बेक करके 28वीं तरमीम लाने की बात हो रही है, तो क्या वाकई कराची सूबा बन जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो आप कह रहे हैं कि सूबे की अभी आवाज़ आ रही है, ये आज से नहीं आ रही है। एक अरसे से ये बात होती रही है पाकिस्तान में, और ये बात पंजाब में भी होती रही है सराइकी सूबे के हवाले से कि सराइकी सूबा बनाया जाए। और ये बात खैबर पख्तूनख्वा में भी होती रही है कि वहाँ हज़ारा बेल्ट जो है वह हज़ारा सूबा बनाया जाए। और इसी किस्म की बात बलूचिस्तान में भी होती रही, वहाँ एक पश्तून बेल्ट है। और फिर सिंध में ये बात अर्बन रूरल एक डिवाइड है। अच्छा, ये चीज़ें एक अरसे से चली रही हैं, और इस पे मैं ये समझता हूँ इस वक्त अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं पर्टिकुलर बात करूँ अगर मैं सिंध की, क्योंकि आपने कराची का नाम लिया है, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। वो इसलिए कि अगर आप टर्नओवर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतादिद बार इस सिंध में उन्होंने हुक्मरानी की, और अभी भी 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुक्मरानी है। अच्छा, आवाज़ क्यों उठती है? आवाज़ वहाँ उठती है जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो, जहाँ बदनज़मी हो, जहाँ ज़्यादतियाँ हों किसी तबके के साथ, तो यकीनन पे एक फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर ये आवाज़ें उठती हैं। तो आवाज़ उठने से पहले उस आवाज़ को दबा दिया जाए, तो उसके बहुत से तरीके हैं। कि इस सिंध के अंदर ये, अगर आपने इस मौजूद चढ़ाई, बड़ा एक हसास, बड़ा सेंसिटिव मैटर है ये ना, लेकिन इस पर हमें डिस्कस करनी, कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी हमें कि इसका हल क्या है, किस तरह इसका हल निकाला जाए। देखो, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में इस सिंध के अंदर कोटा सिस्टम नाफिज हुआ, जिसकी वजह से 10 साल के लिए, जो कि आज तक 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और वो कोटा अब तक लगा हुआ है। तो इसमें फिर सिंध के शहरी इलाकों के साथ थोड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, कोटे में भी 40 का था, वो भी अब नहीं हो पाता। आपको पता है किस तरह कराची में जाली डोमिसाइल बनते हैं, बहुत आसान है। पूरे पाकिस्तान में डोमिसाइल आसान बनना कराची में है, चंद हज़ार आप दें आपको डोमिसाइल बन जाता है। तो ये कहने कि फिर यहाँ के मुकामी लोग, अब मुकामी लोगों से मुराद ये नहीं कि सिर्फ उर्दू बोलने वाली, क्योंकि ये कराची एक मुआशी हब है, यहाँ पर पूरे मुल्क से लोग आकर आबाद हुए हैं, और सबका हक है, सबका राइट है, सिंध का ताल्लुक़ खिलाफा है। तो मुकामी लोग तो यहाँ जो सिंधी रह रहे हैं वो भी मुकामी यहाँ पे जो एक अरसे से रह रहे हैं यहीं, इसी तरह दीगर ज़बान बोलने वाले। तो अगर बात ये की जाती तो इस पर ये मुराद ना लें सिर्फ उर्दू बोलने वाले, लेकिन बहरहाल एक ज़्यादती तो खैर हुई। तो इस सिलसिले में ये इसकी कसूरवार पीपल्स पार्टी है। तो अगर पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती तो शायद ये आवाज़ ही नहीं आती। ये आवाज़, कैम खानी साहब, अगर वफाक 18वीं तरमीम को वापस लेकर सूबाई खुद मुख्तियारी को वापस ले लेता है, तो MQM सूबाई खुद मुख्तियारी पे क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है? मैं ये कह रहे थे, जो पहले आपने जिक्र किया था, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में अगर इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती तो शायद ये चीज़ें नहीं हो रही होती। खैर, बार इसको मैं अब समेटता हूँ। तो इसमें आपने जिक्र किया, देखो ये जो 18वीं तरमीम जब आई थी तो उसको MQM ने ही फेवर किया था, और MQM चाहती है कि दुनिया भर में, आप देख लें, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं जी, तो वहाँ पे लोकल बॉडी जो सिस्टम है, जो थर्ड टियर जो होता है गवर्नमेंट का, यही स्ट्रांग होता है, यही स्ट्रेंथन होता है। आप तो खुद अभी यूके होकर आए, आप देखेंगे यूके में जो काउंसिल वहाँ की होती है वो स्ट्रेंथन होती है, वही वो टैक्स रिकवर कर रही है, मजबूत होता है, वही डेवलपमेंट के काम करा रही है। तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम में हमने 140A की हमारी एक डिमांड है कि इसकी तशरीह कर दी जाए आइन के अंदर, बल्दियाती निज़ाम जो है उसको मजबूत कर दिया जाए। वो हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद की बात नहीं कर रही, वो तो पूरे पाकिस्तान के
तमाम इलाकों की बात कर रही है। उस पर फिर लाड़काना का भी फ़ायदा होता है, उसमें घुटकी का भी फ़ायदा होता है, उसमें उमरकोट का भी, टंडोलियार का भी, यानी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उस सब का फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब इसमें जो पैसे मिलते हैं 18वीं तरमीम में, जो आपको पता है कि जिसके बाद एनएफसी के सूबों को जरिए पैसे जो सूबों को पैसे मिलते हैं, जो तो वापस वो जाने की सूबे बात हो रही है। वो सूबे फिर पैसे अपने पास रखकर सूबे डिस्ट्रिक्ट में उस बुनियाद पर, जरूरत की बुनियाद पर और आबादी की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर रहा है। वो अपनी मनपसंद जो डिस्ट्रिक्ट है उनको पैसे देते हैं। तो उसकी तशरीह ही गलत है 140A की। हम ये चाहते हैं कि जो पैसे वफाक से सूबों को मिलते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को मिले जाएं, तो ताकि डिस्ट्रिक्ट नीचे तहसील और यूनियन काउंसिल को दें और वहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के वो हल हों वहाँ पर। अब ये सीएम का काम नहीं है, किसी वजीर का काम नहीं है कि वो रोड बनाए, वो पुल बनाए या वो ब्रिज बनाए, साफ करें। वो ये उनका काम है लेजिस्लेशन, वो कानून साजी करें। बाकी जो नीचे आप इख्तियार दे दें, आपकी जो 3rd ईयर गवर्नमेंट, आप उसको आप कन्वर्ट करें, क्यों नहीं करते आप? तो ये है। तो एमक्यूएम तो खुद इसकी हामी हम तो चाहती है कि हम बाख्तियार हो सैयद गुलाम शाह, सिंध की जो मौजूदा जाग्राफी नक्शे में सूरत हाल है, आइनी तौर पे अगर इसको तब्दील किया जाए, आइन क्या कहता है? देखो, आप कानूनदान हैं। बदकिस्मती से जब से ये मुल्क बना है उसमें आइन आया ही नहीं है। आइन हमारी आया हुआ है। अर्ज ये है कि हमने आउटलाइन दी थी। देखो, पाकिस्तान कोई नेचुरल कंट्री नहीं है। हमने 5 कौमों ने एक एग्रीमेंट की थी जिसको 1940 की रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। उस पर हम एग्री हुए थे कि इस अंडरस्टैंडिंग से हम चलेंगे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान होगा और उसमें स्टेट्स विल बी सॉवरेन एंड ऑटोनोमस। उस एग्रीमेंट का नाम हमने पाकिस्तान रखा था। तो ये आउटलाइन है कि ये एक फेडरेशन होगी, जहाँ फेडरेशन लफ्ज़ आ जाता है लीगल लैंग्वेज में, माने देयर आर सब नेशंस, ठीक है, उनके बीच कोई एग्रीमेंट हुई है जिसको फेडरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जब फेडरेशन है तो फेडरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना। जिन्ना साहब चीखते चलाते रहे आखिरी दम तक कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो है नज़रिया पाकिस्तान जो है, जिसकी बुनियाद पे हमने बनाया था, उसको 11 अगस्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो तकरीर की जना साहब ने उसको उधर ही दफन कर दिया। उसने कहा आज के बाद बाबा इस्लाम या मज़हब के नाम पे कोई कौम नहीं है, हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान, सारे पाकिस्तानी हैं। माना वो नज़रिया पाकिस्तान जो 2 कौमी नज़रिया था उसको उसने उधर दफन कर दिया। और फिर ये कि सेकुलर स्टेट होगी, उसमें हर एक के अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने वसाइल, हक़ अख्तियार, वो उनके हवाले का जितनी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तो लाया ही नहीं है, आज तक नहीं आया। 72 में प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब ने दिया था, जिसमें GM सैद भी बैठे थे। क्योंकि ये आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के ऊपर जब फौजी सारे इंडिया में कैद थे 90,000, तो उसमें भुट्टो साहब ने ओरियाना फिलासी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शी इज़ नॉट अ लीडर इंदिरा के लिए, वो शी इज़ मीडियाकर। तो उसके हवाले से वो इंदिरा नाराज़ हो गई। उसने कहा कि असम्बली ट्रायल करो इन सब पे। तो फौजी सारे पहुंच गए कि भुट्टो को तुमने डेलिबरेटली ये स्टेटमेंट दिया। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अब क्या करूं, परेशान हो गया। फौजी उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा 2 आदमी हैं जो इंदिरा से बात कर सकते हैं, एक खान गफ़ार खान, दूसरा GM सैद। तो फिर साईं GM सैद को अप्रोच किया, फिर यहाँ से वहाँ इस्लामाबाद ले गए उनको। उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कर। उसने कहा कि भाई ये आएंगे ये फौजी और तुझे लटकाएंगे, तुम्हारा लाश भी उन्होंने वापस किया, ये भी उनका एहसान होगा। ये उस टाइम है। और उसने चिट्ठी बजाई भुट्टो साहब ने, चाचा मैं इन पंजाबियों को घुमा लूँगा, फौजियों को घुमा लूँगा, कोई मसला नहीं। फिर जो वक्त ने साबित किया। दूसरा काम उसने कहा कि मेरा ये करो कि मुझे नेप के पठान और बलोच जो है वो अंडरस्टैंड में लाओ। उसने कहा ये अच्छा मौका है, फ़ौज कमज़ोर है, तुम जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो साईं GM सैद ने पठानों से बलोचों से बात करके 1972 में एग्रीड प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि फेडरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, एक वाहिद वो थोड़ा पीरियड। तो वो जो है उसके तहत जो है बलूचिस्तान में सरदार अताला मंगल को चीफ मिनिस्ट्री मिली और बिजनजी साहब को गवर्नरी मिली, उधर अरबाब खलील को जो है गवर्नरी मिली और मुफ्ती महमूद को जो है चीफ मिनिस्ट्री मिली, ये थोड़े वक्त के लिए। फिर वो प्रेशर आके डेवलप हुआ यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का भुट्टो साहब के ऊपर। जब कैदी भी आज़ाद हो गए तो उनको ज़रूरत ही नहीं रही, उन्होंने 72 का वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज ख़त्म करके फिर हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, जो कि फेडरेशन से उसका वास्ता ही नहीं है। टिल टुडे वी आर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। सलामत भाई, बिजनेसमैन हर बजट से आने से पहले आवाज़ उठाते हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दो, कराची में बदअमनी, कराची में सारे बिजनेसमैन टैक्स छूट माल कमा के हजम करके कल के कंगले बड़े खरबपति
बन गए, ये सेठ कराची को वफाक के हवाले करने के पीछे है क्यों? भाई ये जितनी गुफ्तगू हो रही है ये असल इश्यूज ये हैं ही नहीं। असल इश्यूज आप मुझे बताइए, अवाम उन्नास के लिए हम कौन सी डिस्कशन करते हैं? आप किसी टॉक शो को देख लें, 28वीं तरमीम 28वीं, अरे भाई महंगाई को देखो, बिजली पानी गैस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, IMF के कर्जों पे कर्जे चढ़ रहे हैं, नए टैक्स फाइलर्स नहीं बन रहे, आवाम की वही बात ही नहीं हो रही। पुराने बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वही फाइलर्स हैं। अवाम की कोई गुफ्तगू नहीं कर